होली के त्योहार पर कर सकते हैं बात। पिछली बार स्टार्टअप्स का किया था विशेष रूप से जिक्र। एसआईआर राजस्थान, एमपी समेत 4 राज्यों में 99.58 लाख नाम कटे। 7 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में एसआईआर की फाइनल लिस्ट पब्लिश। पश्चिम बंगाल में 28 फरवरी को सूची की जाएगी जारी। अमेरिकी टैरिफ डील पर विपक्ष फिर से मोदी सरकार पर हमलावर। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर समझौता करने का लगाया आरोप। अब 8 घंटों में अब 50 मिनट में सफर होगा तय। प्रधानमंत्री मोदी आज मेरठ मेट्रो नमो भारत का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का सीएम ने खुद किया निरीक्षण। कासगंज के अमानपुर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की सामूहिक मौत से फैली सनसनी। पुलिस के अनुसार दरवाजे अंदर से बंद थे, जबरन प्रवेश का कोई भी संकेत नहीं मिला। लखनऊ में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाश मुठभेड़ में हुए घायल। 3 पिस्तौल, जिंदा कारतूस, एक खाली कारतूस, घटना में लूटी गई चेन और एक स्कूटी भी बरामद। T20 अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप 2026 में सुपर 8 के 2 बड़े मुकाबले आज। रविवार को पहला मैच श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच। अहमदाबाद में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बड़ी टक्कर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया सख्त कदम। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था टैरिफ का प्लान। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के खिलाफ कार्रवाई के बाद ईरान ने यूरोपियन संघ की नेवी और एयरफोर्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया। कुछ दिन पहले ईयू ने आईआरजीसी को लेकर किया था बड़ा फैसला। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से एक बार तनाव। हवाई हमले दोनों तरफ से, दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव। टीटीपी के कई आतंकी ठिकाने पाकिस्तानी सेना के मुताबिक एयर स्ट्राइक्स में किए गए ध्वस्त। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया आप देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, शुभ प्रभात और उम्मीद और दुआ के तमाम लोग बहुत अच्छे से होंगे। कुछ बड़ी खबरें इस अगले घंटे के कार्यक्रम में आप तक पहुंचेंगी। गुड मॉर्निंग इंडिया की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपको लिए चलते हैं, जहां पर तनाव एक बार फिर से बढ़ रहा है और कुछ हफ्तों की खामोशी के बाद एक बार फिर से एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला शुरू हुआ। और पाकिस्तानी सेना की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक्स में यह दावा किया गया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। जवाबी हमलों में भी नुकसान की खबरें हैं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से गोला बारूद एक दूसरे पर बरसाए गए हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स की गई है। सख्त जवाब काबुल से भी आया है। एयर स्ट्राइक से अफगानिस्तान के कई इलाकों में तबाही मची है और पतिक्ता, बरमल, नरसंहार, इसके अलावा नंगरहार और जो खुगियान के इलाके हैं, यहां पर हवाई हमले और पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से रॉकेट और मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया गया है। अफगानिस्तान में ही किए गए हमलों के बीच टीटीपी के कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए हैं, जो पाकिस्तानी सेना का दावा है और वीडियोस व तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं। ये ऐसा तीसरा मौका है जब पाकिस्तान ने बीते 1 वर्ष के दौरान अफगानिस्तान की सरजमीन को हमलों के लिए चुना हो और एक बार फिर से अफगानिस्तान के भीतर अंदर दाखिल होकर सैन्य कार्रवाई की गई है। पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर भी बयान जारी कर कहा है कि सीमा पार 7 आतंकी कैंप और ठिकानों को नष्ट किया गया है। इस्लामाबाद के मुताबिक ये ठिकाने प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खुरासान या आईएसकेपी से जुड़े लोग थे और पाकिस्तानी सरकार टीटीपी को फितना अल ख्वारिज कहती है। बयान में कहा गया है कि हाल ही में आत्मघाती हमलों, जिनमें इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, इसके अलावा बाजौड़ और बन्नू में धमाके भी शामिल हैं, इसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई है।
रमजान के महीने में हुए ताज़ा हमलों के बाद इसका कारण बताया गया है और पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि उनके पास पक्के सबूत हैं कि हमले अफगानिस्तान में बैठे नेतृत्व और संचालकों के इशारे पर कराए गए। बयान के मुताबिक जिम्मेदारी भी अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी और आईएसकेपी की तरफ से ली गई है और ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर चुने गए ठिकानों पर की गई है। हमले पर तालिबान की तरफ से कहा गया है, जो जवाब आया है उस तरफ भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर देखेंगे इस तनावपूर्ण स्थिति में और जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे पता चल रहा है कि सब कुछ अभी भी ठीक नहीं है। इधर मीर यार बलूच, जो कि बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने एक्स पर कुछ तस्वीरें और पोस्ट शेयर किए हैं जिनके मुताबिक द टेररिस्ट आर्मी ऑफ पाकिस्तान वंस अगेन वायलेटेड द एयर स्पेस ऑफ अफगानिस्तान, कैरिड आउट ड्रोन एंड एयर स्ट्राइक्स इन पक्तिका प्रोविंस, अकॉर्डिंग टू अफगान मीडिया सोर्सेज। जो वो एक्स पर किए गए पोस्ट में लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑपरेसिव मिलिट्री regime army bombed a religious madrasa resulting in the destruction of Qurans inside। एक और सोर्स, जो रीजनल सोर्स कोट करके वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है बरमल जिले में पक्तिका प्रोविंस के अंदर और यहां पर भी एक मदरसे को निशाना बनाया गया है एयर स्ट्राइक्स में। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और तालिबान की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आधिकारिक रूप से अभी तक इस पर ज्यादा सामने नहीं आया, लेकिन किसी तरह के नुकसान की, कैजुअल्टीज की इस बॉम्बिंग के बाद फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से पहले से ही अफगानिस्तान के अंदर रमजान शुरू होने से कुछ दिन पहले ये धमकी दी थी कि वो हमले करेंगे और उन ठिकानों को तबाह किया जाएगा जहां से पाकिस्तान पर हमले हुए हैं। इन रिपोर्ट्स के बाद और कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि 17 अफगान शहरी मारे गए हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स में। एयर स्ट्राइक्स जो पाकिस्तान के रेजिडेंशियल एरिया में हुई है गनी खेलो और गर्दा समिया बैसूद जिलों के अंदर, इन कार्रवाइयों के बाद से ही लगातार सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या सीमावर्ती प्रांत के अंदर दोबारा से झड़पों का सिलसिला शुरू होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर से उस इलाके को चुना गया जहां पाकिस्तानी सेना भी इससे पहले भी कई बार हमले कर चुकी है। रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, किस तरीके से इस हमले को, खासतौर से उस समय जब कुछ दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बार बार ये धमकियां दे रहे थे कि इस्लामाबाद में हमले हुए, आसपास के जगहों पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया, हम पाकिस्तान की आर्मी जो है वो उनके मुताबिक अफगानिस्तान की सरजमीन में अंदर दाखिल होगी, वहां पर दाखिल होकर उनके सीमा के अंदर हमले करेगी और उनके स्टेटमेंट के तकरीबन 6-7 दिनों के बाद ये हो जाता है। क्या रिएक्शन इसका स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से रीजनल सिक्योरिटी के लिए आप देखते हैं सर? आसिफ जी, ये बड़े दुख की बात है कि जो है अफगानिस्तान ने उस समय पाकिस्तान ने उस समय अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया है जबकि वेस्ट एशिया में ऑलरेडी तनाव इतना बढ़ा हुआ है। उधर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ईरान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उधर ईरान जो है अमेरिका और इजराइल को धमकी दे रहा है और इस बीच में जो है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करके एक बहुत बड़ा जो है मसला खड़ा कर दिया है जी। और वो कोई नई चीज नहीं है कि ये आसिफ साहब जो है उनके जो उन्होंने जो है बार बार इस बात की धमकी दी है, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है कि हम जो है हमला करेंगे और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि हमको 2 फ्रंट पे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी एक तरफ जो है वेस्ट में अफगानिस्तान और ईस्ट में भारत के साथ। तो इस तरीके की जो बयानबाजी जब होती है तो उसके बाद जो है ये आज पहली दफे नहीं है, ये जब भी इनके डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है वो स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद कुछ दिन बाद ही हमला हो जाता है और वही बात इस बारी भी हुई है। और क्योंकि उसकी वजह कई है, क्योंकि जो है इस्लामाबाद में पीछे हमने देखा शिया की जो है मस्जिद के ऊपर जो हमला किया गया, इस्लामाबाद में हाईकोर्ट के सामने हमला किया गया और जो है टीपी और जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उधर तबाही मचा रखी है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। तो मुझे लगता है कि इस वजह से जो है पाकिस्तान ने ये समझा और पाकिस्तान को ये भी पता है कि अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो जब उनकी मर्जी आती है वो ड्रोन से और जो है हवाई जहाज से हमला कर देते हैं। आसिफ जी, इसके कॉन्सिक्वेंसेज आप क्या देख रहे हैं? क्या दुरंदो लाइन के ऊपर एक बार फिर से आग उगलते हुए अफगानियों को पाकिस्तान के खिलाफ हम देखेंगे? दोबारा से वो जो एक्सचेंज ऑफ फायर बहुत भारी हुआ था वैसे परिस्थितियां दोबारा बनेंगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जी ये जो होगा ये दुरंद लाइन पे, क्योंकि दुरंद लाइन तो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कभी इनका समझौता हो नहीं सकता, तो वो जो है उसके लिए मुझे लगता है। और पाकिस्तान में जिस तरीके से हालात खराब हैं तो पाकिस्तान फौज को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये
लगता है कि दुनिया का जो है ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई बॉर्डर को जो है उनको लाइव रखना पड़ेगा। तो भारत के साथ तो लाइव रखना उनको महंगा पड़ेगा, तो वो सोचते हैं अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर को थोड़ा लाइव करो, थोड़ा जो है झटका दो, ताकि जो अंदरूनी हालात है लोगों का ध्यान वहां से भटके और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर चला जाए। तो मुझे लगता है कि ये वही कार्रवाई की जा रही है। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान को गाजा में जो है अपनी फौज की कुछ टुकड़ी भेजनी है, तो बोर्ड ऑफ पीस ने जो बोला है जो गाजा में जो बाहर के लोग जो फौज जाएगी उनके लिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये एक बहाना ढूंढेगा अमेरिका को ये कहने का, देखिए मेरे तो खुद के हालात खराब है, अफगानिस्तान से भी मेरी टेंशन चल रही है, भारत के साथ भी मेरी टेंशन है, तो मैं अपनी टुकड़ी गाजा में नहीं भेज सकता। तो ये मेरे को लगता है ये पूरी की पूरी उस लेवल पे बातचीत। थैंक यू सो मच सर, संजीत जी हमें ज्वाइन करने के लिए। अब ये एक तरफ की बात हो रही है, ये किसी एक जगह, अभी सिर्फ मिडिल ईस्ट को हम गिन रहे थे, दूसरी तरफ साउथ एशिया के करीबी हिस्सों के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनना और पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये सब जब कुछ हो रहा है तो इसका प्रभाव जाहिर सी बात है अफगानिस्तान और जो ईरान की सीमाएं हैं उन तक भी नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप के अंदर भी इसी तरह का लगभग आप कह सकते हैं खलबली मची है और यूएस F-35 जो फाइटर जेट्स हैं वो ग्रीस पहुंच गए हैं। एक बड़ी तैयारी ऑपरेशंस की हो रही है जो मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसको हम पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये भी खबर है कि नेटो एयरबेस पर दर्जनों फाइटर जेट्स इकट्ठे किए गए हैं और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कई एरियल रिफ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी इनमें शामिल हैं। नेटो साथियों के बीच बढ़ता मिलिट्री सहयोग ये बताता है कि इस वक्त चीजों को अपने लेवल पर स्थिर करने की कोशिश हो रही है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो तस्वीरें भी आपके सामने हैं ग्रीस के एक हवाई अड्डे की, जहां नेटो के एक एयरबेस पर दर्जनों एडवांस अमेरिकन F-35 फाइटर जेट्स पहुंच गए हैं, जो इस इलाके में जो खबर है कि एलाइड देशों के एयर पावर की काफी बढ़ावा देने की भी एक संकेत नजर आते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि इस समय जो डिप्लॉयमेंट है कई एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी इस सूची में शामिल हैं जो साथ साथ नजर आए, जिससे लंबी दूरी के ऑपरेशन और लगातार एयर पेट्रोलिंग हो सकती है। इसके अलावा जो AFP की तरफ से, BBC की तरफ से या रॉयटर्स की तरफ से रिपोर्ट की गई है, कहा गया कि 5वीं जनरेशन के जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं इनका आना नेटो के जो फ्रेमवर्क है उसके तहत कलेक्टिव डिफेंस को मजबूत करने के लिए भी यूनाइटेड स्टेट्स की लगातार जो कमिटमेंट्स हैं वो नजर आती हैं, वो दिखाता है। रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की मौजूदगी जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को भी और बढ़ाती है, ये भी काम करेगी, जिससे जेट जरूरत पड़ने पर लंबे मिशन पर जा सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस एनालिस्ट या जो एक्सपर्ट्स हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो ये भी मानते हैं कि ये कदम यूरोप और जो इस वक्त ईस्टर्न मेडिटेरियन है उसमें बदलते सिक्योरिटी डायनामिक्स के बीच ये उठाया गया है, जहां अलाइड फोर्स जो कोऑर्डिनेशन है और तैयारी है वो भी बढ़ रही है और ईरान के खिलाफ चारों तरफ से तैयारियां की जा रही। ग्रीस जो नेटो का एक अहम सदस्य है, स्ट्रेटेजिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, एयर और नेवल जो फैसिलिटी है वो होस्ट भी करता है, जो कई इलाकों में अलायंस ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। तो वहां पर इस तरह की गतिविधि बताती है कि ऑल इज नॉट वेल व्हेन इट कम्स टू मिडिल ईस्ट। हालांकि अभी तक किसी भी ऑफिशियल बयान पर या जो डिप्लॉयमेंट है समय या खास मकसद के बारे में कोई डिटेल्स नहीं दी गई हैं, लेकिन F-35 का आना यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रीस और दूसरे जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत जुड़ने वाले देश या नाटो के जो सहयोगी हैं उनके बीच जो बढ़ते मिलिट्री कॉपरेशन है उनको दिखाता है, जिसका मकसद इलाके में स्थिरता और रोकथाम पक्का करना है। लेकिन इसके आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अपने आप में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं या बहुत सारे प्रश्न इस समय जन्म ले रहे हैं, जब ऑलरेडी अमेरिका की तरफ से कुछ बड़ी तैयारियां की जा रही थी। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा ईरान और साथ साथ यूरोप की भी जब हो रही है तो ईरान आपको ले जाना बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले ईरान के खिलाफ एक फैसला हुआ, IRGC को आतंकी संगठन या समूह करार दिया गया और इसके बदले पलटवार होना था। ऐसा तो था नहीं कि दूसरे देश चुप रहे और ईरान या उसके सहयोगी इस पर रिएक्ट ना करें, उस वक्त भी बयान आया था। लेकिन IRGC के खिलाफ कार्रवाई के बाद यूरोपीय यूनियन की नेवी और एयरफोर्स आतंकवादी संगठन घोषित कर दिए गए। ईरान की तरफ से यह घोषणा की गई है और यह अब तक की बड़ी घोषणाओं में से एक है। IRGC को आतंकी कुछ दिन पहले घोषित किया गया था, अब इस पर पलटवार किया गया और ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस सिलसिले में एक आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया, जिनके मुताबिक
2019 में जो पारित अमेरिका द्वारा आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने के बाद जो पारस्परिक कार्रवाई है, कानून के अनुच्छेद 7 के तहत लिया गया यह फैसला है, इसको किसी भी एतबार से गलत ना माना जाए। ईयू आतंकी संगठन है, यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ। जो फैसला आईआरजीसी की तरफ से लिया गया है, और याद रखिएगा आईआरजीसी जो एक बड़ा सैन्य ग्रुप है, बहुत मजबूत सेना मानी जाती है और वॉलंटरी फोर्स भी है, जो डायरेक्टली ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी को रिपोर्ट करती है, जिसका ईरान की इस वक्त स्थिरता, ईरान की मजबूती, ईरान की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा जिम्मा इस पर है। और कहा जाता है कि बड़े ऑपरेशन जब मोसाद ने या फिर सीआईए ने, जैसा वेनेजुएला के अंदर हुआ उसी तर्ज पर तेहरान के अंदर करने की कोशिश की, तो उस समय कुछ बड़े फैसले हुए जिसमें आईआरजीसी का बहुत बड़ा रोल है। और अब जब इस तरह का फैसला लिया गया तो दुनिया भर से इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। ये तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने कूटनीतिक और सैन्य फैसले के तहत यूरोपीय संघ या ईयू के जो सदस्य देश है, उनकी नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तेहरान की तरफ से उठाया गया यह कदम सीधे तौर पर यूरोपीय संघ के उस निर्णय की प्रतिक्रिया भी है जिसमें उसने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी को एक आतंकवादी संगठन करार दिया था, जिसका यह जवाब जाहिर तौर पर नजर आता है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में यूरोपीय संघ की इस कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मौलिक सिद्धांतों के पूरी तरीके से विपरीत बताया है। यह निर्णय ईरान के 2019 के उस कानून के अनुच्छेद 7 के आधार पर लिया गया जो उन सभी देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का अधिकार होता है जो आईआरजीसी को आतंकी घोषित करने में अमेरिकी फैसले का किसी भी प्रकार से समर्थन करते हैं। यूरोपीय संघ द्वारा आईआरजीसी के इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे संगठनों की जिस श्रेणी में रखे जाने के बाद ये तनाव चरम पर है। 1979 की जो क्रांति है उसके बाद आईआरजीसी गठित किया गया। ईरान की अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जो मैंने शुरुआत में कहा, जो देश के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों का प्रबंधन भी करता है। इस बीच अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान पर आज भी यूरेनियम संवर्धन रोकने के लिए भारी दबाव बना रहे हैं, और ऐसे में इस तरह का फैसला लेना अपने आप में बताता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूदा समय में बदली हैं, और शायद अगले कुछ दिनों के दौरान कुछ और भी बड़े फैसले आप इस पूरे प्रांत के अंदर देखें जिस तरह की स्थिति अभी बनी है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या उनके सहयोगियों के खिलाफ तो फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगने के बाद ट्रंप फिर भी मानने को तैयार नहीं है और एक बार फिर से उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। अब टैक्स जिसको अवैध करार दिया गया था, टैरिफ जिसको गलत करार दिया गया था, उसको बढ़ाने का फैसला 10% से 15% करने का फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। 24 घंटे पहले उनके खिलाफ एक फैसला होता है, 24 घंटों में एक और फैसला जो उनकी हताशा और निराशा को भी दर्शाता है। ग्लोबल टैरिफ जो 10% था उसको 15% करने का ऐलान कर दिया है और ये तमाम देशों पर एक साथ लागू होगा। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर, जो सोशल मीडिया एक्स पर उनका पोस्ट है, इसकी जानकारी उन्होंने दी। इससे पहले ट्रंप ने भी शुक्रवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाने की बात कही थी। दरअसल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक फैसला सुनाया, ट्रंप को झटका दिया था। दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 की बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा था कि ट्रंप को IEEPA कानून का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, और यह अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को होता है। इसलिए नाराज होकर ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर जो कानून सेक्शन 122 है इसका इस्तेमाल करते हुए 10% टैरिफ ऑलरेडी था, इस कानून के तहत अधिकतम 15% टैरिफ लगा दिया गया है। हालांकि ये टैरिफ सिर्फ 150 दिन के लिए ही लागू रहेगा। अगर इसे बढ़ाना होगा तो कांग्रेस की मंजूरी जरूरी लेनी होगी। इसके अलावा ट्रंप ने उनके एक आदेश पर हस्ताक्षर पर दुनिया भर के देशों में नया टैरिफ लगा है। 15% टैरिफ 24 फरवरी से लागू हो जाएगा, जो कल की तारीख है, और इससे पहले कल टैरिफ को अवैध बताने वाले जजों की भी आलोचना उनकी तरफ से की गई थी। कहा था कि मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आ रही है, इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। हमारे साथ इस समय विदेश मामलों के जानकार और पत्रकार इकबाल ममदानी जी ज्वाइन किए हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आपका।
ये टैरिफ लगाना, क्या ये उस फैसले के बाद जो शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स में सरकार की जो इस वक्त कार्यप्रणाली है, जो इस वक्त उनकी पॉलिसी है, उस पर एक तरह से रोक लगाई थी, क्या ये हताशा और निराशा है? जबरदस्ती दुनिया भर के देशों पर टैक्स लगाने का एक सिलसिला है और इसका रिएक्शन क्या होगा? शुक्रिया आशीष साहब। देखिए, ये आर्थिक फैसला कम और ये पावर का संदेश जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जहां टैरिफ रोका था, लेकिन ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाकर एक संकेत दिया है। अमेरिका में असली टकराव जो है चीन से नहीं, संस्था बनाम मजबूत नेता की राजनीति से, ऐसा मान लीजिए। मतलब आप ये समझ सकते हैं, ये सिर्फ ट्रेड पॉलिसी नहीं, ये एक मैं सरकार हूं वाली राजनीति है। सबसे खतरनाक संकेत जो है दुनिया को लेकर के। अभी तक क्या होता था कि दुनिया का नियम ये था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसको हम WTO कहते हैं, वो नियम बनाता था, देश उसका पालन करता था। लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं कि अब नियम नहीं, ताकत चलेगी। अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नियम तोड़कर व्यापार करेगी तो बाकी देश भी वही करेगी। यानी अब ये समझिए कि ये फैसला ग्लोबल ट्रेड सिस्टम से को कमजोर कर सकता है। बहुत बड़ा असर जो है अभी कोई जो है वो नहीं बता रहा है, लेकिन टैरिफ असल टैक्स किससे लगता है? विदेशी देश पर नहीं, एक तरीके से मान लीजिए अपने ही नागरिकों पर वो लगाता है, जो भी मुल्क होता है। जब अभी अमेरिका में इंपोर्ट महंगा करेगा तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका में मोबाइल, टीवी, कपड़े, कार सब महंगे होंगे। यानी कि ट्रंप चीन को नहीं, अमेरिका जनता को भी एक तरीके से महंगाई की चपेट में ला रहे हैं, लेकिन राजनीतिक फायदा ले रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनको पता है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन है, जिसको लेकर के वो ये प्लान कर रहे हैं। अब ये चीन के खिलाफ सीधी लड़ाई नहीं है, ये सप्लाई, एक तरीके से सप्लाई चेन जो होती है उसकी लड़ाई है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया में खास करके जो फैक्ट्री चीन में न रहे और खास करके अमेरिका में शिफ्ट रहे, इसलिए वो कंपनियों को मजबूर कर रहा है, यानी कि अमेरिका आओ या सहयोगी देशों में जाओ। यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए कि ये भारत की भी एंट्री होती है, ये खतरा भी है और मौका भी हमारे लिए भी। और अगर मैं बात करूं ये मैं ऐड ऑन करना चाह रहा था, भारत पर चूंकि अभी डील भी हुई है, बाकी देशों के साथ भी टॉक्स चल रही हैं, क्या असर इसका होगा? और अगर इसी तरीके से जोर जबरदस्ती ये सिलसिला कंटिन्यू रहा तो क्या ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारी सरकारें फैसला पलटने पर भी मजबूर हो सकती हैं? देखिए, इसका असर सीधे तौर पर होगा। हमारे यहाँ पर भी अभी तक जो चीजें चल रही थी, अब उसको लेकर के आपने जो ट्रंप का बयान सुना, उसमें साफ तौर पर उसने कहा है कि भारत को लेकर के जो फैसला है वो बरकरार है। यानी कि एक तरफ वो हमारी सरकार को, हमारे मोदी जी को बहुत बेहतरीन इंसान भी कर रहे हैं, और दूसरा उनका कहना है कि अब तक वो टैरिफ लेते थे, अब हम लेंगे। तो इसका एक तरीके से आप समझिए कि साफ तौर पर जो सामान यहाँ से जाने वाला है वो महंगा होगा। अमेरिका, अगर मैं बात करूं, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। भारत हर साल अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट अमेरिका से करता है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय कंपनी की प्रतिस्पर्धा कम होगी। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के अंदर काफी दबाव आएगा। भारत का जो कपड़ा उद्योग है बड़े पैमाने पर अमेरिका पर निर्भर करता है। अगर अमेरिका बाजार में 15% टैरिफ लगता है तो भारतीय कपड़े महंगे हो जाएंगे। इससे ऑर्डर खास करके वियतनाम और बांग्लादेश भी शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे पिछले दिनों हमने देखा बांग्लादेश की बात सामने आई थी। और छोटे उद्योगों की अगर मैं बात करूं तो ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स का भारत और अमेरिका में बड़ी मात्रा में ऑटो कंपोनेंट्स बेचता है। अगर लागत बढ़ती है तो ये मानिए कि अमेरिकन कंपनियां जो है दूसरे विकल्प तलाश करना शुरू करेंगी। इससे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, ये जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है ये पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। इकबाल ममदानी जी, धन्यवाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, समय आपने दिया गुड मॉर्निंग इंडिया में। अब जरा खेल के मैदान से एक खबर, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है, संडे है, लेकिन सुपर 8 का आगाज ऑलरेडी हो चुका है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नजर हो गया, लेकिन आज के मुकाबले ज्यादा इंपॉर्टेंट। भारत का पहला मुकाबला आज शाम 7 बजे और आज 2 मुकाबले कुल मिलाकर हैं विश्व कप में सुपर 8 के। पहला मुकाबला जो कि आज 3 बजे होना है पालेकिले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पालेकिले श्रीलंका के अंदर, जिसमें श्रीलंका मेजबान और मेहमान इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। जो जीतेगी 2 पॉइंट्स के साथ अभी तक इस ग्रुप में लीड करेगी, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला बराबर होने के बाद 1-1 पॉइंट दोनों को मिला है जब बारिश हुई है। दूसरा मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर शाम 7 बजे शुरू होगा, जहां मौसम बिल्कुल ठीक है। प्रेडिक्शन है कि मौसम आज साफ रहेगा, हल्की सी गर्मी भी पड़ सकती है। और
भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। इन टीमों का जबरदस्त और दिलचस्प मुकाबला रहा है। हाल ही में T20 सीरीज भी हुई है जिसमें टीम इंडिया जीती है। उसके अलावा आप देखेंगे तो पिछले साल बल्कि 2 साल पहले, क्योंकि इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है और जब बारबाडोस में फाइनल हुआ था तो भारत और दक्षिण अफ्रीका ही आमने सामने थे जब टीम इंडिया ने विश्व कप अपने नाम किया था। इसलिए वो सारी चीजें भी माइंड में चलती है बैकएंड पर। आज का मुकाबला दोनों तरफ से, एक तरफ श्रीलंका के अंदर जो मैच हो रहा है वो उस ग्रुप में कौन लीड करेगा, पहला मुकाबला जीत कर ये भी तय करेगा। और भारत और साउथ अफ्रीका का मैच जो शाम 7 बजे अहमदाबाद नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होना है, उस पर भी सबकी नजरें हैं। तो 3 बजे और 7 बजे का समय है। जबकि सुपर 8 की जो शुरुआत अभी तक हुई है उसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला नहीं हो सका, बारिश काफी ज्यादा रही और पहला मुकाबला न होने के कारण दोनों को एक एक पॉइंट मिला। जबकि भारत दूसरे अगले मैचेस जो है वो पाकिस्तान जैसे इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ मैचेस खेलेगा। टीम इंडिया इसके बाद जिम्बाब्वे और फिर नेक्स्ट जो उसका तीसरा और अंतिम मैच होगा वो वेस्ट इंडीज के साथ होगा, जिसमें कम से कम 2 मुकाबले अच्छे रन रेट के साथ भारत को भी जीतना है सेमीफाइनल में जाने के लिए। जबकि यही कंडीशंस बाकी टीमों के लिए भी है जहां पर चांसेस ऐसा लग रहा है कि बारिश ज्यादा दिलचस्प खेल को बना रही है। और वो जो बार बार हम कहते हैं कि कुदरत का निज़ाम इस बार भी शायद वर्ल्ड कप के अंदर चीज़ों को इफेक्ट करने वाला है। आबिद पठान क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है अब सुपर 8 में हमने उतार चढ़ाव और जिस तरीके से जबरदस्त क्रिकेट छोटी टीमों की तरफ से, ऐसा लगा ही नहीं कि एसोसिएट नेशंस खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को मात दी जिम्बाब्वे ने, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक तरह का उलटफेर है, हो जाता है कभी कभार। लेकिन जब न्यूजीलैंड आगे जाकर श्रीलंका को हराया तो बहुत सारे लोगों का वो जो पिछला ख्याल था वो बदलने पर वो भी मजबूर हुए। अब इससे आगे क्या एक्सपेक्ट करें उस वक्त जब आप एक तरह से नॉकआउट वाले स्टेज पर खड़े हैं? देखिए, शॉर्टर फॉर्मेट की बात करें, कुछ भी हो सकता है। आज का क्रिकेट जो है डिपेंड है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या माने रखती है मैच के दौरान। और रही बात सुपर 8 की, ये चैलेंजिंग है हर एक के लिए। हर एक नेशन का यही सोच है कि वो गेम में कैसे बने रहे। हिंदुस्तान के पास भी अच्छी टीम है, लेकिन फिर भी जहाँ पे चूक होती है, चूक होती है। और रही बात साउथ अफ्रीका की, मुझे लगता है कि आज तक दुनिया के क्रिकेट पे सबसे अनसंग नेशन कह सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि बैड लक वाला क्रिकेट इन्हीं की ओर अक्सर गया होता है, क्योंकि ये सुपर 8 में कभी कभार चूकते ही बाहर गए हैं। और हमने वर्ल्ड कप की जिक्र इससे पे की, ये डिफेंडिंग है कि देश इंडिया के विरुद्ध इनने जो डिफेंसिव लास्ट ईयर खेला था, फिर उसी की बदौलत इन्हें हारा। लेकिन ये वाला जो वर्ल्ड कप है, मुझे लगता है इसमें वो कुदरती वाला निजाम काफी चल रहा है अभी तक। अब आज वाले मैच को आप देखेंगे तो ज़बरदस्त दोनों तरफ से टीमें देखें, जो 4 टीमें मैदान में हैं। इस बार हम ये एक्सपेक्ट करें कि शायद ये थोड़ी सी दिलचस्पी इस हिसाब से बन सकती है क्योंकि बीच में बारिश और उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और रन रेट भी बहुत मैटर करेगा। शायद बड़ी टीमों के लिए भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आगे जाकर होंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये काफी एक डिफरेंट माहौल में ये वाला वर्ल्ड कप है। और रही बात साउथ अफ्रीका की, उनके पास भी अच्छे क्वालिटीफुल प्लेयर्स है, वो भी इंडिया को चकमा दे सकते हैं। और यहाँ से इंडिया के पास भी एक से बढ़कर एक लड़के हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस अप्रोच और कौन सा स्टैंडर्ड क्रिकेट या क्वालिटीफुल क्रिकेट कोई भी नेशन के क्रिकेटर्स अभी इस वर्ल्ड कप में खेलेंगे। मुझे लगता है कि काफी अच्छा मैच होने वाला है। उम्मीद है कि शायकीन को भी अच्छा मैच मिले। वही एक क्रिकेटर, वही एक स्पोर्टर चाहता है। आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, बात देश की राजधानी दिल्ली की होगी क्योंकि मन की बात का 131वां एपिसोड ठीक 11 बजे आज शुरू होने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और होली के त्योहार पर प्रधानमंत्री आज बात कर सकते हैं। पिछली बार जो 130वां कार्यक्रम था रेडियो प्रोग्राम मन की बात, तो स्टार्टअप्स का विशेष रूप से जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। 131वां जब एपिसोड होने जा रहा है, जब आज 11 बजे प्रसारित होगा ऑल इंडिया रेडियो से, आकाशवाणी से, तो साल 2026 का पीएम का ये दूसरा एपिसोड है। और पीएम एआई पर बात कर सकते हैं क्योंकि नई दिल्ली में एआई समिट का आयोजन हुआ है। मन की बात का आखिरी एपिसोड 25 जनवरी को प्रसारित हुआ था। जब आप 1 महीने बाद दोबारा सुनने जा रहे हैं तो इस बीच बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। प्रधानमंत्री के दौरे हुए हैं, एआई पर बहुत बात हुई है, बिलियनर्स और बड़े जो विशेष मेहमान थे वो दिल्ली भी पहुंचे। 2016 की चल रहे या जो सोशल मीडिया पर चल रहे 2016 की तस्वीरें शेयर करने के ट्रेंड पर प्रधानमंत्री ने बात की थी। उन्होंने अपनी सरकार के काम पर बात करते हुए कहा था कि भारत में आज दुनिया का तीसरा जो सबसे बड़ा स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से बन चुका है और स्टार्टअप लीग से हटके हैं, जिसके बारे में 10 साल पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी जब उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। साथ साथ उन्होंने भी कहा था कि मैं अपने उन तमाम सभी युवा साथियों का
साथ भी देता हूं और साथ साथ सैल्यूट भी करता हूं जो किसी न किसी स्टार्टअप से जुड़े हैं या नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। पीएम ने भारतीय प्रोडक्ट्स को लेकर भी कहा था कि हम सभी का एक ही मंत्र है जो क्वालिटी, क्वालिटी और क्वालिटी। इसके अलावा इंडियन प्रोडक्ट्स का मतलब क्वालिटी बन जाए। हम ये संकल्प लें कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन आज आप सब जानते हैं दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुआ और उस समिट के होने के साथ साथ नजरें इस बात पर भी कि क्या वाकई में भारत एआई का मास्टर बन रहा है। उस दिशा में ये पहला कदम है, बड़ी डेवलपमेंट है, दुनिया को आकर्षित कर लिया है। इन सारे सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं। पीएम इस पर बात कर सकते हैं। फिर होली के त्योहार की भी तैयारियां चल रही हैं हर्षोल्लास के साथ। सर्दियों से पूरा प्रांत एक तरह से बाहर निकला है, गर्मियों की तरफ अब जा रहे हैं। अब आने वाली परिस्थितियों पर वो बात कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री के आज और भी कार्यक्रम हैं और आज अब सफर को आसान बनाने की तैयारियां हो रही हैं। मेरठ मेट्रो नमो भारत का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे और घंटों का सफर केवल 50 मिनट में तय होगा। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। पीएम मोदी इस मेट्रो नमो भारत का उद्घाटन करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका निरीक्षण लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जब आज मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर नमो भारत ट्रेन का जो वितरीकरण है और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे तो उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जो कि जानकारी के मुताबिक आज सफदरजंग एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से मेरठ शताब्दी नगर स्टेशन तक समीप बने हेलीपैड पर दोपहर 12:20 पहुंचेंगे। दोपहर 12:30 बजे शताब्दी नगर स्टेशन पर नमो भारत की विस्तार व मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद वो मेरठ मेट्रो में सवार होंगे और पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री और उनके तमाम अधिकारी काफी तैयार नजर आए। पहले से ही सारी तैयारियां मुकम्मल की जाएं इसकी कोशिश नजर आई और नमो भारत मेरठ मेट्रो के शताब्दी नगर और जो मेरठ साउथ स्टेशन है तथा मोइनुद्दीन स्थित जनसभा स्थल पर भी पहुंचकर तैयारियों का जो है वो इस भी जायजा लिया गया। इस दौरान आम लोग जहां पर जमा होंगे वहां पर भी तैयारियां की जा रही हैं। जनसभा होनी है, प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, कहीं पर जाम न लगे, ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी रहे, इसके लिए तैयारियां की गई। संसाधन हो, वर्कफोर्स हो, इसके लिए काम हो सके और कार्यक्रम के दौरान जाम न लगे ऐसी परिस्थितियां बनाने के लिए तमाम अधिकारियों को कहा गया है और सारी की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से जहां तक यात्रा की बात है, मेट्रोज की बात है, तो प्रधानमंत्री जब आज उद्घाटन करेंगे इस ट्रेन का तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ वासियों के लिए आज का दिन हिस्टोरिक या ऐतिहासिक साबित हो रहा है जब इस तरह का बड़ा कार्यक्रम आज हो रहा है जिसमें खुद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं बात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, क्योंकि 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है और कुल मिलाकर 99.58 लाख लोगों के नाम कटे हैं। पश्चिम बंगाल की 28 फरवरी को सूची आएगी, वहां से भी तकरीबन कहा जा रहा है कि 5 से 6 करोड़ नाम हट सकते हैं, लेकिन यूपी के अंदर 5 से 6 लाख के आसपास नाम हट सकते हैं और यूपी में 10 अप्रैल को फाइनल लिस्ट जारी की गई थी। और याद रखिएगा कि राजस्थान, एमपी समेत 4 राज्यों में 99,58,000 नाम कटे हैं। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की फाइनल लिस्ट पब्लिश कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में 28 फरवरी को लिस्ट आएगी तो बहुत सारी चीजें उससे भी सामने आएंगी, चीजें एक एक करके खुलेंगी। इसके अलावा यह भी याद रखिएगा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरल की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश कर दी गई है। मध्य प्रदेश में 5.39 करोड़, राजस्थान में 5.15 करोड़, केरल में 2.69 करोड़, छत्तीसगढ़ में 1.87 करोड़ नाम फाइनल वोटर लिस्ट में हैं। इन 4 राज्यों में कुल 99,58,398 वोटों को हटाया गया है, सूची से कट गए हैं। एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें एमपी में 34.25 लाख, राजस्थान में 31.36 लाख, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 24.9 लाख और केरल में 8.97 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। अब तक कुल 7 राज्यों यूटीज की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। लक्षद्वीप, पुडुचेरी में जो अंतिम मतदाता सूची है 14 फरवरी, फिर गुजरात की 17 फरवरी जारी हुई थी, तमिलनाडु में 23 और पश्चिम बंगाल में 28 फरवरी को लिस्ट आ सकती है। आज का दिन तमिलनाडु के लिए बेहद खास है
लिस्ट सामने आई तो पता चल जाएगा कि कितने नाम कटे हैं। गोवा और अंडमान निकोबार के अंदर भी लिस्ट अभी इसी महीने आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 10 अप्रैल को फाइनल लिस्ट आएगी। 12 राज्यों और यूटीज में वोटर लिस्ट या SIR की जो प्रक्रिया है 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई थी और इन राज्यों में करीब 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं। इधर जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख और अन्य हिस्सों तक अप्रैल 1 के बाद किसी भी वक्त ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और चुनाव आयोग की तरफ से अधिकारियों को इस सिलसिले में पहले से ही आदेश दे दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब जरा केंद्र और राज्यों की जब हो रही है तो एक बड़े और मेगा इवेंट की तरफ आपको ले चलते, जहां पर केंद्र सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार का भी एक बड़ा दिन है, उस पर भी थोड़ी देर में आपको ले जाएंगे। लेकिन टैरिफ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर से सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि PM इज कॉम्प्रोमाइज्ड। प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया है, जिस पर कई बार पलटवार न केवल संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर किया है। अमेरिका के साथ टैरिफ डील पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। PM मोदी पर समझौता करने का आरोप लगाया जा रहा है, जिस पर कई बार जवाब आ चुके हैं और उनका विश्वासघात अब उजागर हो चुका है, ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। उनका दावा यह भी है कि PM इस व्यापार समझौते में फिर से आत्मसमर्पण कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना मोदी सरकार ने इतनी जल्दबाजी में एक टैरिफ डील को शामिल क्यों कर दिया, जिसने भारत में भारी जो रियायतें हैं वो भी छीन ली है। अमेरिका ने 2 फरवरी को भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% तो किया था, लेकिन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 20 फरवरी को जानकारी दी थी कि अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौता फरवरी के अंत तक फाइनल हो जाएगा। उससे पहले सरकार को घेरने का एक बार फिर से प्रयास हो रहा है। इधर ग्लोबल टैरिफ भी जब बढ़ा है, जो 10 से 15% किया गया है, तो कांग्रेस को एक और मौका मिला है कि सरकार को घेरा जाए, जिस पर आधिकारिक रूप से कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से बयान जारी किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात अब जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं। आज बहुत बड़ा दिन जम्मू कश्मीर के लिए भी, क्योंकि खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और विंटर गेम्स की शुरुआत के लिए कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। सबकी नजरें गुलमर्ग पर हैं, जहां उद्घाटन आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कर सकते हैं। कल से खेल गतिविधियां शुरू होंगी। स्की है, बाकी तमाम जो बर्फ की सफेद चादर पर खेली जाने वाली गेम्स हैं वो होंगी। कुल मिलाकर भारत के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 600 डेलीगेट्स गुलमर्ग बारामूला पहुंच चुके हैं और उत्तरी कश्मीर के इस खूबसूरत इलाके में 300 एथलीट्स इस वक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने कल भी इसकी जानकारी दी थी। उपायुक्त मिंगा शेरपा की तरफ से भी गुलमर्ग में प्रतियोगिता से संबंधित जगहों पर पूरी तरीके से निरीक्षण किया गया। खेलो इंडिया सही तरीके से हो, विंटर गेम्स बहुत अच्छे से चले, छठे संस्करण के लिए भी इंतजामों को आखिरी रूप दे दिया गया। ये वही गुलमर्ग है जिसका प्रधानमंत्री मोदी भी रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कई बार जिक्र कर चुके हैं और इसको विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल प्रधानमंत्री ने खुद घोषित किया है। निरीक्षण के दौरान डिप्टी कमिश्नर के साथ बारामूला में खेल, पर्यटन, स्वास्थ्य, पुलिस, सिविल प्रशासन और दूसरे संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त की तरफ से गुलमर्ग गोल्फ क्लब प्रतियोगिता स्थित और रहने के लिए जगह का जो इस्तेमाल है किया जाना, उसकी इंस्पेक्शन भी की गई ताकि सारे इंतजाम पक्के किए जाएं। 23 फरवरी का दिन जो कल का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और इस मशहूर विंटर स्पोर्ट्स इवेंट को बहुत आसानी से और सफलतापूर्वक कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। मिंगा शेरपा ने आयोजन स्थल की तैयारियां भी इसका जायजा लिया है। एथलीट्स और अधिकारियों के रहने की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन प्लान, मेडिकल सुविधा, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम, सफाई, बिजली और पानी की सप्लाई, सुरक्षा इंतजामों का रिव्यू किया गया। और इससे पहले उपायुक्त ने गोल्फ क्लब गुलमर्ग में जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी, जिसमें प्रतिभागियों का जो विजिटर्स के लिए एक अच्छा अनुभव यकीनी बनाने की तैयारियां जांची गई हैं। साथ साथ डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा की तरफ से जो है वो विभागों को अलर्ट रहने, किसी भी ज़रूरत पर तुरंत जवाब देने का पूरे इवेंट के दौरान। साथ साथ ये भी कहा गया कि मेहमान नवाजी हो और प्रोफेशनलिज्म को हाई स्टैंडर्ड इस दौरान बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
अब डिप्टी कमिश्नर भी बदल चुके हैं, जिम्मेदारी आज से शायद वो भी संभाल ले। फखरुद्दीन हामिद, जिनको कुछ दिन पहले प्रशासन की तरफ से जिम्मेदारी दी गई, जो अब अनंतनाग से बारामूला चले गए हैं, उन पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। अपने संवाददाता इशफाक के पास चलेंगे, गुलमर्ग से हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। इशफाक, क्या प्रिपरेशंस हैं और आज शाम क्या इसकी ऑफिशियल शुरुआत हो रही है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जाएंगे, कौन कौन मेहमान आज पहले दिन पहुंच रहे हैं और स्पोर्ट्स इवेंट की शुरुआत, ये जो एक्टिविटीज होंगी वो कल से हैं? इशफाक जी, जिस तरह से खेलो इंडिया के छठे सेशन की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के सयाहती मुकाम गुलमर्ग में जो है खिलाड़ी जो है, कुछ खिलाड़ी कल से आए हैं और कुछ खिलाड़ी जो है आज जो गुलमर्ग पहुंचेंगे, और कड़े सिक्योरिटी के इंतजाम के बीच, क्योंकि अगर हम एयरपोर्ट से लेकर गुलमर्ग की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस हो, वो तमाम जो है डिप्लॉय कर दिए गए हैं गुलमर्ग बाउल से लेकर एयरपोर्ट तक। लेकिन आज जो है शाम को गुलमर्ग के अफरोड की चोटी और मैदान जो गुलमर्ग का बाउल है, वहां पर जो है एक मशाल सिकी जो की जाएगी, जिसमें जो है देश भर से खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और हिस्सा लेंगे। क्योंकि जब गुज़श्ता साल ये खेलो इंडिया हुआ था तो उसमें ये पाया गया था कि मशाल सिकी जो है उस टाइम नहीं हो पाई थी, क्योंकि काफी जो है उस वक्त बर्फबारी हो रही थी। आज चूंकि बर्फबारी जो है नहीं हो रही है, ताहम गुलमर्ग के बाउल में अच्छी खासी बर्फबारी मौजूद है, जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख भी सकते हैं। तो इस बार खेलो इंडिया में एक अच्छा आप हमारे व्यूअर्स को देखने को मिलेगा। इस बार खेल के साथ साथ मनोरंजन भी होगा। जिस तरह से कल जिला तरक्की कमिश्नर ने कल सिक्योरिटी वहां पर रिव्यू लिया है और जो वेन्यूज है उनको चेक किया गया है, और बाद में ये कहा गया कि न सिर्फ इस बार खेल, बल्कि ये पहली बार होगा कि गुलमर्ग में खेल के साथ साथ मनोरंजन भी होगा, और देश भर से जो खिलाड़ी है या पर्यटक है, जो आम लोग है, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और बताया गया कि 350 के करीब जो एथलीट्स है वो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ रियासत की बात करेंगे या साथ साथ में बाहर के यूटी से बात करेंगे, वो यहाँ पर। अच्छा, दिल्ली से इस बार इशफाक, दिल्ली से कौन खास मेहमान है और क्या मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर और इसके अलावा स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा, ये तमाम लोग भी वहां जा रहे हैं? क्या प्रोग्राम है? जी बिल्कुल आसिफ जी, अगर हम इन खेलों के हवाले से बात करेंगे तो मरकजी वजीर खेल जो है वो मुतवक्का है कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे गुलमर्ग की इस बर्फीली पहाड़ी पे। गुज़श्ता साल भी देखा गया था वो यहाँ पर रहे थे इनॉग्रेशन सेरेमनी, क्योंकि कल है। आज जो है मैंने पहले भी कहा कि आज सिर्फ जो है ये कहा गया कि एलजी साहब यहाँ पर शाम देर के पहुंचेंगे और हरी झंडी दिखाएंगे। ये जो नाइट स्कीइंग है, क्योंकि नाइट स्कीइंग जो है वो शुरुआती तौर होती है, उसके लिए हरी झंडी जो है एलजी साहब दिखाएंगे। साथ साथ में अगर मॉर्निंग की बात करेंगे, मॉर्निंग में एक बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें जम्मू कश्मीर यूटी के खेल मंत्री जो है सतीश शर्मा जी वो यहाँ पर पहुंचेंगे। एमएलए गुलमर्ग जो है चीफ सेक्रेटरी साहब होंगे और मरकजी वजीर खेल जो है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और इस खेल का बादत तौर कल 23 से यहाँ पर आगाज किया जाएगा और 26 तारीख को ये बिल्कुल यहाँ पर मुकम्मल होंगे। और बताया ये जाता है कि अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर पहले से ही खिलाड़ी पहुंचना शुरू हो गए हैं, और अभी जहां अभी लाइव है, सुबह जब मेरे ऑफिशियल से बात हुई तो यहाँ पर 400 के करीब जो एथलीट्स है वो यहाँ पर पहुंचने उनमें शुरू किए हैं। फिलहाल इंतजामिया तैयार है, जो भी तैयारियां हैं खाने की हो, रहने की हो, मुकम्मल की गई है। सपोर्ट्स काउंसिल की तरफ से जो भी हिदायत जारी की गई थी, क्योंकि ये सारा जो है खेल जो है। अच्छा, कल डिप्टी कमिश्नर बारामूला में की तरफ से भी तैयारियों का जायजा लिया गया। इधर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने भी जिम्मेदारी संभाल ली है, क्या वो ऑफिशियली आज टेक ओवर कर रहे हैं? इसके बाद उन पर एक बड़ा जिम्मा होगा? देखिए, क्योंकि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, जीएडी की तरफ से जो हुक्मनामा पहले सादर हुआ था, क्योंकि जो जिला तरक्याती कमिश्नर को तब्दील किया गया था, और कहा यह भी गया कि कल जब हमने बात की वहां पर कुछ ऑफिसर्स थे उनसे बात की, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पर फखरुद्दीन साहब भी तो आएंगे, मौजूद रहेंगे, क्योंकि अब जाके जो उनको भी चारे संभालना है। लेकिन फिलहाल जो है जो मिंगा शेरपा जी है वही यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि उनको पता है वेन्यू कहाँ पर है, खेल कहाँ से शुरू करना है, और सारा जो ड्रिल है उनकी निगरानी में हुआ है, तो उस हवाले से वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन ये सारा खेल जो है मिंगा शेरपा की नजरसानी में भी होगा यहाँ पर। ठीक है इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। गुलमर्ग से हमारे संवाददाता थे। और आज जब विंटर स्पोर्ट्स होने जा रही हैं तो पहले उपराज्यपाल और उसके बाद एक एक करके दिल्ली से मेहमान, हो सकता है कि मनसुख मंडाविया भी कल गुलमर्ग पहुंचे, तैयारियां इसके लिए भी की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश आपको ले चलते हैं, जहां पर कासगंज में एक दुखद खबर सामने आई और एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई है। खबर है कि दंपति, 2 बेटियां, एक बेटे का शव बरामद हुआ है। सामूहिक मौत से इस इलाके में सनसनी फैली है, एक तूफान सा मचा है और कासगंज के अमानपुर इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की लाशें बरामद हुई हैं, इनके शव मिले हैं।
सामूहिक मौत से सनसनी फैली है, लेकिन पुलिस शुरुआती रिपोर्ट्स में ये बता रही है कि दरवाजे अंदर से बंद थे और इसलिए कोई जबरन प्रवेश करके इस तरह का कोई संकेत मिले, शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। कासगंज में ये 5 जो लोग हैं, इसमें अमानपुर के इस इलाके में एटा रोड पर रहने वाले ये 50 वर्षीय बताया जाता है कि वेल्डिंग मिस्त्री है सत्यवीर, श्यामवीर, उनकी पत्नी रामश्री जो 46 वर्ष की हैं, 2 उनकी बेटियां, प्राची 14 साल की और आकांक्षा 12 साल की। इसके अलावा उनके पुत्र गिरीश 10 साल के। इन सब के शव अंदर बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक घर के दरवाजे अंदर से बंद थे और मौके पर किसी बाहरी व्यक्ति के जबरन प्रवेश का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई भी ऐसा सबूत नहीं है। साथ साथ सत्यवीर का शव फंदे से लटका मिला है, जबकि अन्य के शव फर्श पर लटके पाए गए। बताया जाता है कि सत्यवीर उर्फ श्यामवीर और उसका परिवार पिछले 2-3 दिनों से घर से बाहर नहीं निकला है और जब पुलिस मौके पर पहुंची, पर्दे हटाकर देखा तो पता चला कि सत्यवीर और सबसे पहले उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला और बाकी 4 शव बिस्तर पर रजाई के नीचे पाए गए, जो पिछले कुछ दिनों से संदेह था कि बाहर नहीं निकले, शायद कुछ अप्रिय घटना घटी है। पुलिस ने बाद में जांच के दौरान पाया कि इसी तरह का कुछ हुआ है, मगर क्या मौत का कारण है ये गहनता से जांच होगी, जिसके बाद आधिकारिक बयान पुलिस की तरफ से इसमें जारी किया जा सकता है। ये थाना अमापुर है कासगंज में। यहाँ पे 5 लोगों के मृत्यु की सूचना मिली थी और जिसमें एक मेल है और उनकी पत्नी है, साथ में 3 बच्चे भी हैं। घटनास्थल देख के प्रथम दृष्टया ये लगा कि सुसाइड का प्रकरण है, चूँकि ताला अंदर से लगा हुआ था, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी इसमें और जो शव की परिस्थितियाँ हैं उससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये सुसाइड का प्रकरण है। और जो इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन है वो आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त होगी। जो यहाँ पे आम चर्चा है, जैसा लोगों से बात हुआ कि इसके पीछे आर्थिक तंगी एक वजह हो सकती है। छोटी सी एक दुकान चलाते थे, किराए पे ले रखा था। इनके घर वालों से संपर्क हुआ है, बॉडी ऑलरेडी पंचायतनामा वगैरह होकर के चली गई है पोस्टमार्टम। घर वालों से संपर्क में है, वो जैसा चाहेंगे अगर चीज़ें उस तरह से की जाएंगी और इसमें जो विस्तृत जाँच है वो भी पुलिस अपने स्तर से कर रही है। जो यहाँ पे और चीज़ें मिली हैं, फॉरेंसिक एविडेंस जो भी हमें मिले हैं उसको भी एग्जामिनेशन के लिए फॉरेंसिक ये कासगंज से लखनऊ का रुख करते हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। अब पुलिस की तरफ से भी जानकारी दी जा रही है कि इनके कब्जे से 2 पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 19 फरवरी को लूट को अंजाम देने वाले ये तमाम लोग थे जिनका पीछा पुलिस ने किया। पुलिस और लुटेरे भी एक तरह से आप कह सकते हैं, जिनके बीच ये एनकाउंटर हुआ। और ईस्ट लखनऊ के डीसीपी शशांक सिंह के मुताबिक 19 फरवरी को गाजीपुर थाने के जो सर्वदीय नगर चौकी इलाका है, करीब 1:30 बजे यहाँ विमला देवी की उनकी चेन 2 अनजान लोगों ने छीन ली थी। पुलिस संदिग्धों की तलाश में थी। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा था। जब जब टीम ने संदिग्धों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस पर फायरिंग करके यहां से निकलने का मौका भी मिला। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। एक व्यक्ति जिसके पैर में गोली लगी है, उनका नाम जानकारी के मुताबिक मोहम्मद रानू है और मोहम्मद रिजवान, ये दोनों जो घायल हुए हैं, उनके पास से 2 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 1 खाली कारतूस, घटना में लूटी गई चेन और एक स्कूटी बरामद हुई है। इसी स्कूटी से कई बार पुलिस को चकमा देकर ये फरार हो रहे थे। अब पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, फायर ओपन हुआ है, मामूली घायल हुए हैं, हाफ एनकाउंटर भी आप कह सकते हैं इनका हुआ है। सारी लूटी गई चीजें, जिसमें चेन और स्कूटी भी शायद चोरी की है, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। लखनऊ के इस इलाके के अंदर पिछले काफी दिनों से इलाके में खौफ था जब इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़े ना, खराब ना हो, जायजा लेने के बाद स्थिति को नियंत्रण में करने के प्रयास लगातार कर रही है। 2 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 1 खाली कारतूस और एक चेन जो छीनी गई थी 19 तारीख को, 4 दिन बाद रिकवर कर ली गई है। चलिए, गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही। समय छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार देखिए खास कार्यक्रम सलाम जी के 8:35 पर। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।